तो हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आज जो है पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, जिसपे केमिस्ट्री का लेक्चर होगा। यानी कि हमने 1 से 30 तक फिजिक्स का जो है पढ़ चुका है। जैसे आपको पता है, ये जो लेसन यानी सेशन चल रहा है वो झारखंड के एएनएम जेएम जो पेपर आया था ऑफिशियली 2021 में सेकंड शिफ्ट में, वो पेपर का ही एनालिसिस हो रहा है। तो हमने तो फिजिक्स कंप्लीट कर दिया था, लेकिन आज जो है हम लोग केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन आज लगाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और बेसिक थ्योरी भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज 30 से 60 तक क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपके सामने नंबर। यहाँ तक तो 30 तक तो हमने कर ही लिया था कल, लेकिन आज हमें करना है कितना तक? आज हमें करना है 31 से 60 तक। तो ये रहा 31 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है यहाँ पे? हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, ये आपको पता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द विटल फोर्स थ्योरी, कार्बन कंपाउंड्स could be produced only under the influence of some mysterious vital force of unknown nature present only in living organism. Who proposed this? ये किसने कहा था? हिंदी में जान लीजिए। महत्वपूर्ण बल सिद्धांत के अनुसार कार्बन यौगिकों का उत्पादन केवल जीवित जीवों में मौजूद अज्ञात प्रकृति के कुछ रहस्यमय महत्वपूर्ण बल के प्रभाव से ही हो सकता है। इसे किसने कहा था? तो दोस्तों, केमिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे तो ये वर्जिलियस है ना। तो वर्जिलियस ने ये जो कथन है, स्टेटमेंट दिया, डायरेक्ट स्टेटमेंट आया हुआ है। हालांकि ये 11-12 का है, लेकिन फिर भी ये 10th क्लास जब आप पढ़िएगा सीबीएसई और एनसीईआरटी में, तो आपको ये कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस तो आपका 10th का ही उठाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत 11-12 का भी उठाता है। और देखिए, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों का ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, थोड़ा इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि दिखे ऑप्शन, सभी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक, अभी सारे ऑप्शन दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड इन स्टोमस कंटेंट्स, क्या करता है? देखिए, उदर में स्रावित जठर रस में क्या होता है? जठर रस में पूरा उदर, उदर बोले तो मतलब आमाशय जिसको बोल रहा है, ठीक ना। आमाशय में आपका क्या जठर रस जो स्रावित होता है, उसमें क्या होता है? तो आपको पता है वो HCl होता है, ठीक है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, आपको पता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। तो इनमें से ये देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। केवल एक होगा, केवल देखिए केवल 3 होगा, और केवल एक होगा, केवल 2 होगा, या 2 और 3 होगा। तो आपको पता है केवल एक होगा, क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है आपका गैस्ट्रिक जूस, जो हमारा आमाशय में जो स्रावित होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका ऑप्शन ए यानी कि एसिडिक इन नेचर में होगा, ठीक है। जब थ्योरी पार्ट आपको बताएंगे तब आप ये सब समझ पाएंगे अच्छी तरह से। देखिए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया है। गैसोहॉल इज ए मिक्सचर ऑफ, आपको पता है गैसोहॉल जो होता है वो अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण होता है। अल्कोहल और पेट्रोल, ठीक है ना। ये दोनों का जो है मिश्रण को ही हम लोग कहते हैं गैसोहॉल। देखिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अल्कोहल एंड पेट्रोल, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑफिशियल पेपर है 2021 का एएनएम जेएनएम का, ठीक है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, क्योंकि उस पे 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन हम लोग बताए फिजिक्स का। और अभी 30 से लेकर हम लोग 60 तक चलेंगे, 31 से लेकर, फिर 31 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, इसीलिए 30-30 का क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हॉल हेराल्ड मेथड इज एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ यूज्ड फॉर आइसोलेशन, यानी कि विद्युत अवघटन की हॉल्ट हेराल्ड विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किसके पृथक्करण के लिए किया जाता है? तो आप अगर एक्सट्रैक्शन चैप्टर पढ़े होंगे, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, 11th-12 में हालांकि है, लेकिन 10th में भी पढ़िएगा तो रीडिंग के लिए दिया हुआ है एल्युमिनियम, ठीक है ना। एल्युमिनियम, इसमें एल्युमिनियम का जो है यहाँ पे अलग किया जाता है इस प्रोसेस से, हॉल हेराल्ड मेथड के द्वारा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, जिसमें एल्युमिनियम को कैथोड में डिपोजिटेड किया जाता है। जब थ्योरी पोर्शन आप लोग पढ़िएगा तब ये सब समझ जाइएगा। अब देखिए, ये भी क्लास 10 का डायरेक्ट ओपन क्वेश्चन है कि मिथाइल ऑरेंज है ना,
मिथाइल ऑरेंज सूचक अम्लीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा रंग देगा? देखिए कलर पिगमेंट से बहुत सा क्वेश्चन आया है। कलर पिगमेंट से रिएक्शन, मतलब रिएक्शन से कलर, किसका क्या कलर है, कौन अवक्षेप का है, ये सब कलर बहुत ही क्वेश्चन हमको देखने मिला है। तो देखिए आपको पता है रेड कलर का होता है, क्यों? मिथाइल ऑरेंज जब उस पर एसिड डाला जाता है मिथाइल ऑरेंज पे, तो वो लाल रंग का हो जाता है, ठीक है ना, लाल हो जाता है। वही क्वेश्चन बोल रहा है कि मिथाइल ऑरेंज जो पेपर होता है उसमें अम्ल विलयन पे अगर उसको डुबाते हैं हम, ठीक है, या फिर डालते हैं हम, तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैन क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की बात कर रहा है, ठीक है, कॉपर सल्फेट आर हीटेड। तो जब कॉपर सल्फेट हीटेड होता है, मतलब हीट किया जाता है, तो एक अवक्षेप आता है, अवक्षेप, ठीक ना, अवक्षेप निकलता है, प्रेसिपिटेट जो बनता है वो व्हाइट कलर का होता है। ये क्लास 10 का डायरेक्ट रिएक्शन से क्वेश्चन है, इसलिए क्लास 10 को आप अच्छी तरह से रीडिंग मार लीजिएगा। अगर आप वाकई में देना चाहते हैं, जो जो पॉइंट है उसको आपको एक एक पॉइंट नोट आउट करना है, ठीक ना, नहीं तो मैं एक क्लास लगा ही रहा हूँ स्पेशल, उसमें आपको सब कुछ जो है क्लियर बेसिक आइडिया दे दूंगा, ठीक है। तो जब कॉपर सल्फेट की क्रिस्टलों को गर्म किया जाता है, तो ये परिवर्तित हो जाता है सफेद रंग में, एक अवक्षेप बनता है बस डायरेक्ट, और वो अवक्षेप का कलर क्या होता है, सफेद होता है। बस यही हमको क्वेश्चन पूछना था, लेकिन थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बनता है वो नहीं कह के यहाँ पे उसका कलर पूछ लिया है। ये क्वेश्चन भी आसान है। एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, यानी एस्पिरिन निम्नलिखित के द्वारा जो बनाया जाता है, तो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड के द्वारा जो है एस्पिरिन बनाया जाता है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके लिए कोई बेसिक आपको मतलब पढ़ना नहीं पड़ेगा, कोई एक बुक पढ़ लीजिएगा आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, ये 38 नंबर, एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स आर मिनरल्स कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकॉन, और मतलब ये जो है सबसे पहले देखिए एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट जो मिनरल है, मतलब खनिज है, उसमें क्या क्या है, तो आपको ये जानना पड़ेगा। एक तो एल्यूमिनियम सिलिकॉन, और क्या, सबसे पहले अगर आप फॉर्मूला जान गए तो फॉर्मूला में आप क्या होता है, देखिए Al2SiO5, तो ये उसका जो है फॉर्मूला होता है। तो एक तो दिया हुआ है एल्यूमिनियम, तो ऑलरेडी आ गया, क्योंकि एल्यूमिनियम दिया हुआ, सिलिकॉन भी तो आ गया है, सिलिकॉन है ना, और एक ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन भी आए, तो देखिए इसीलिए ऑक्सीजन इसका सही, क्योंकि इसका फॉर्मूला आप जानेंगे। एल्यूमिनियम सिलिकेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SiO5, ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इसी में जो है ये क्या क्या रखा है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन को रखा है, तो बोल रहा है कि इसमें क्या क्या है, उस एल्यूमिनियम तो है ये है, सिलिकॉन भी है ये है, तो रहा बात यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑप्शन ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीजन और इसमें होगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला था। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम ए प्लांट विच इज, देखिए ये भी किससे निकाला जाता है वो नहीं पूछा है, जिससे निकाला जाता है उसका कलर क्या होता है, देखिए कलर से पूछ रहा है ना, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट और घुमा दिया है। क्या किया है, देखिए लिटमस विलियन एक पादप से प्राप्त किया जाता है, जो कि है, उस पादप का नाम देना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे उसका कलर पूछ लिया है। तो वो एक बैगनी यानी पर्पल डाई होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है, रंजक होता है, तो पर्पल करके यानी कि बैगनी कलर का होता है वो, ऑप्शन इसका सी सही है। आपको पता है कि लिटमस जो विलेन है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, लाइकेंस से, और लाइकेन किस ग्रुप में आता है, आप लोग बायो स्टूडेंट है, थैलोफाइटा ग्रुप में लाइकेंस आता है, और लाइकेंस का जो वो निकाला जाता है उसका कलर क्या होता है, देखिए बैगनी रंजक वो होता है। तो क्वेश्चन कहाँ से घुमाया, देखिए लिटमस विलियम एक पादप है, ठीक है ना, एक पादप से यानी लाइकेंस प्राप्त किया जाता है, जो कि थैलोफाइटस के ग्रुप में आते हैं, और उसका कलर जो होता है बैगनी कलर का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा घुमाया है, हालांकि आसानी था। ये क्लास 10 का क्वेश्चन उठा लिया है, बोरा रेंसिडिटी इन ऑयल्स एंड फैट्स इज ड्यू टू, ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है। वातावरण में जब आप खाना को कुछ समय के लिए रखते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के द्वारा वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, एक गंध सा आता है, इसी को कहते हैं हम लोग रेंसिडिटी। तेल और वसा में विकृत गंधिता, देखिए गंधिता माने गंध, निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है ना, ऑक्सीकरण, क्योंकि आप देखिएगा कोई भी खाना बनाएगा 3-4 दिन आप रख दीजिएगा, चाहे घर में मीट हो या कुछ भी, वो सड़ जाता है, गंध आ जाता है उसमें, एक गजब सा गंध आपको दिखाई मिलता है, उसे ही हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन के कारण होता है, ठीक है।
और क्या है आपका ट्रू फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है ना, सत्य या असत्य को छांटना है आपको। तो देखिए क्या बोल रहा है, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, हाँ सही है। हाइड्रोफिलिक जो वाटर में रहना चाहता है, मतलब वाटर जिसको पसंद है उसको हाइड्रोफिलिक ही कहते हैं। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, यस। हाइड्रोफोबिक जो वाटर में नहीं रहना चाहता उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। कोक इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यस सही है। कोयला को जो है हम लोग डिस्टिलेशन से ही प्राप्त किया जाता है, कोल को, ठीक है ना। कोक को यहाँ देखिए हिंदी में जल रागी का अर्थ है जल से स्नेह करना, यस सही है, क्योंकि जल से जो स्नेह करता है उसे जल रागी कहते हैं। और देखिए जल विरागी माने जल से नफरत जिसको बोलते हैं, जो जल से नफरत करने वाला वही दिया हुआ है। कोयले से, कोयले के हानिकारक अवशोषण द्वारा कोक प्राप्त किया जाता है, हाँ सही है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ए भी ट्रू, बी भी ट्रू और तीन भी ट्रू। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, यानी कि सभी सत्य है, ठीक है। चल एक क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन मैं आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड इज एन एग्जांपल ऑफ, इसका है सॉल्ट। तो आपको पता है फेरिसाइनाइड जो है एक सॉल्ट है। जब आप केमिस्ट्री में जब फॉर्मूलाज को आप याद कराते हैं, जब हम बताते हैं फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज है, कौन सॉल्ट है कौन और है, मतलब अयस्क है, ये सभी के बारे में तो वो चैप्टर में आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। तो एक्चुअली पोटेशियम फेरिसाइनाइड एक सॉल्ट है। अगर आपसे पोटेशियम फेरिसाइनाइड का फॉर्मूला पूछ ले तो क्या हो जाएगा, देखिए K3FeCN का होल 6, ये जो है फॉर्मूला होता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड का, K3FeCN6, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला किसका है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड का है। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, हो सकता है नेक्स्ट बार ये फॉर्मूला से पूछ ले आपसे क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्योर इथेनॉल, मतलब इथेनॉल जो है वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा, शुद्ध इथेनॉल निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो है निर्जलीकरण अभिकर्मक के रूप में काम करता है, यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में ये इथेनॉल जो है काम करता है। जैसे कि इथेनॉल से बियर वगैरह बनाया जाता है ना, तो बोलता है अगर आपका पानी का कमी हो गया तो बियर बियर पी लीजिए, थोड़ा सा मोटापा आ जाएगा। तो है ना, जो बंदा बियर वियर पीता है वो कभी भी डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होता है, यानी उसके शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ही नहीं होता है, ठीक है। तो देखिएगा ड्राइवर वगैरह जो रहता है वो बहुत ज़्यादा लोग रास्ते में ही बियर बियर पीता है, अल्कोहल वाला चीज़ पीता है, जिससे उसको डिहाइड्रेटिंग का महसूस ना हो, पानी की कमी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो बियर से ही मैनेज कर लेते हैं। तो इसीलिए इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कौन, प्योर एथेनॉल। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है सॉफ्ट एंड प्योर आयरन कैन बी मेड हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बाय मिक्सिंग। हो रहा है कि जो सॉफ्ट आयरन होता है, आपको पता सॉफ्ट आयरन जो होता है वो ढलवा लोहा, यानी कि रॉट आयरन या पिग आयरन, ये सब, ठीक है, रॉट आयरन या पिग आयरन सब जो है होता है। तो उस पर उसको हार्ड करने के लिए, जैसे स्टील हार्ड थोड़ा बनाया जाता है, लचीलापन होता है, तो उस पर कार्बन की मात्रा मिला देंगे हम ज़्यादा। अगर लोहा है और लोहा में अगर कार्बन की मात्रा हम मिलाएंगे, ठीक है, मान लीजिए ये लोहा है और लोहा में अगर हम कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाते जाएंगे, इस पे पिघलाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा ये धीरे धीरे अपना हार्डनेस को बढ़ाते जाएगा। तो मृदु या फिर शुद्ध लोहा को निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से कठोर या दृढ़ता बनाया जाता है, तो कार्बन के मिलाने से, ठीक है। तो कार्बन मिलाएंगे तो कठोरापन इस पे बढ़ेगा लोहा पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इफ ए सब्सटेंस और ए केमिकल लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन देन द सब्सटेंस इज सेड टू बी, डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपसे क्या कहता है, ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है वो क्या कहता है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यही कहता है इसको ऑक्सीडेशन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछ लिया है कि यदि कोई पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन त्याग देता है तो इस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकृत करेंगे। जो ऑक्सीकृत में होता है वो हाइड्रोजन लूज करता है। ये डायरेक्ट डिफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप बेसिक थ्योरी पढ़िएगा तब हम इसे आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, इसलिए बेसिक थ्योरी यहाँ पे नहीं चला सकते, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ
फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन का इनमें से कौन सा एलोट्रोप नहीं है? एलोट्रोप माना अपरूप, मतलब कार्बन से ही जो बना है। तो आपको पता है हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और कोयला भी है, ये सब कार्बन का ही अपरूप है। लेकिन सीसा एक ऐसा है जो कि कार्बन का अपरूप नहीं है, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे लीड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। द सन्स हीट इज ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन अकरिंग इन इंटीरियर सरफेस ऑफ सन। मैंने आपको कल भी कहा था कि एक सनलाइन होता है जो कि सूर्य में देखा जाता है, और एक विखंडन होता है जो कि आपको एटम बॉम्ब में देखा जाता है, और सनलाइन में आपको हाइड्रोजन में देखा जाता है। तो सनलाइन में होता क्या है, अणुएं आके जुड़ती है, ठीक है, जुड़ती है। लेकिन विखंडन में क्या होता है, तुड़ती है। विखंडन यानी तोड़ दो। तो देखिए एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन। क्योंकि सन का बात कर रहा है, सूर्य की उष्मा के आंतरिक भाग में होने वाली निम्नलिखित में से किसके अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन जो होता है वो जो होता है आपका वो हाइड्रोजन सॉरी एटम बम में होता है, एटम बम में, ठीक है। ये जो होता है ये हाइड्रोजन बम में होता है, ठीक है। तो ये सभी याद कर लीजिएगा कि नाभिकीय संलयन में कौन सा बम है, तो ये इसमें जो है हाइड्रोजन बम, और नाभिकीय विखंडन में कौन सा बम आता है, तो एटम बम, ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एनोट्रॉप फॉर्म्स ऑफ कार्बन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप है यानी अपरूप है जो कि विद्युत को चालन करता है? तो हीरा नहीं करता है, चारकोल भी नहीं करता है, फ्लोरीन भी नहीं करता है, ठीक है। तो करता कौन है, ग्रेफाइट। आपको पता है बैटरी जो आप देखे हैं, बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी पार होता है, एक छड़ रहता है, छड़ नुमा, जो कि ग्रेफाइट का बना होता है, जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पार हो जाती है। इसीलिए ग्रेफाइट भी एक अप्रूफ है कार्बन का, ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, डायमंड नहीं करेगा, चारकोल भी नहीं करेगा, फ्लोरीन भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये सभी जो है कार्बन का अप्रूफ है, यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कार्बन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जा रहा है, यानी कार्बन को आपको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पूछ ले कि फ्लोरीन का फॉर्मूला क्या आता है, तो C60, ठीक है, ये फ्लोरीन का फॉर्मूला होता है। ये एक मतलब इसमें 60 रहता है यार, एक फुटबॉल के आकार का होता है, एक फुटबॉल के आकार का ये होता है, ऐसा करके एक फुटबॉल का आकार का ये होता है, ठीक है, एक फुटबॉल का आकार का ये होता है फ्लोरीन। ये आपके लिए नया होगा, लेकिन क्लास 10 में इसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन हेप्टेन, हेप्टेन यानी 7 वाला, C7 का बात किया जा रहा है, तो डायरेक्ट ये 7। और देखिए ये 10 तक या 20 तक आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है ना, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोडेकेन, ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। ये सब हालांकि थ्योरी वाला सब बता देंगे, ये सब आसान क्वेश्चन है, वन डायनेमिक का जैसा क्वेश्चन है, इस सबको बताने का जरूरत भी नहीं है। बहुत आसान था। सॉफ्ट फेल्स टू गिव गुड लेदर, माने सॉफ्ट जो है पानी में झाग कम देता है। किस प्रकार के पानी में, तो हार्ड पानी। अगर पानी आपका कठोर है तो उस पर आप कपड़ा खींचिएगा तो वो जो है अच्छी तरह से कपड़ा हम लोग का साफ नहीं होता, गंदगी रह ही जाता है। क्योंकि आपको पता है हार्ड वाटर जो होता है अच्छी तरह से झाग नहीं देता है, इसीलिए जो है कपड़े अच्छी तरह से साफ नहीं होता। मृदु जल यानी कि बोले तो सॉफ्ट वाटर में हमारा जल जो है जो अपना कपड़ा वपड़ा है वो अच्छी तरह से साफ होता है और झाग भी ज्यादा देता है सॉफ्ट वाटर में। तो क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आप देखिए, साबुन निम्नलिखित में से किसमें अच्छा झाग नहीं देता है? तो कठोर जल में नहीं देता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एन स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से कौन है स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब आप सीरीज में पढ़िएगा H2SO4 ना, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है H2SO4, ठीक है। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जान लीजिए, एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का, इसका जो फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को ये दोनों फॉर्मूला जानना जरूरी है। ये फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो देख लीजिए आपको यहाँ पे एसिड का बात कर रहा है, तो HNO3 इससे भी स्ट्रॉन्ग है, HNO3, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं ना, इसीलिए हम लोग नहीं मारे। इसलिए H2SO4 इस ऑप्शन के अनुसार हुआ आपका।
तो ये पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेसिक है, ठीक है ना। लुसेंट का एक बुक आता है, उसको भी पढ़िएगा तो ये सब दिया हुआ है, ठीक है। एसिड टर्म सबसे आसान क्वेश्चन क्लास 10 का। एसिड किसको किस में बदलता है, तो हम एक फॉर्मूला आपको बताते हैं। ए बी आर, देखिए ए फॉर होता है एसिड, आप ऐसे याद रखिएगा, एक याद रखिएगा एक याद हो जाएगा, और ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड, ए फॉर एसिड, ए बी आर करके याद रखिएगा, ए फॉर एसिड, और ए जो करता है बी आर कर देता है, यानी कि ब्लू से रेड कर देता है। देखिए लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है कौन, ए बी आर। अब जब आपका एसिड का याद हो गया तो बेस का तो आसानी यहाँ याद हो जाएगा। जब ये ब्लू से रेड कर रहा तो रेड से ब्लू इसका उल्टा करेगा, रेड से ब्लू कौन करेगा, आपका बेस करेगा, ठीक है ना। तो आराम से ए बी आर करके याद रखिएगा, ए बी आर अल्फाबेटिकल, ए बी आर, ए फॉर एसिड, और एसिड जो है बी आर बना देता है, यानी कि ब्लू टू रेड बना देता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, टू हाइड्रोकार्बन डिफर बाय CH2, यानी कि -CH2 से जो डिफर होता है उसको हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। बहुत एक नंबर का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन से इसका डेफिनेशन है कि होमोलोगस सीरीज किसको कहते हैं। तो वैसा दो हाइड्रोकार्बन जिसकी संरचना में -2H2 द्वारा भिन्न हो उसे ही कहे जाते हैं हम लोग समजातीय श्रेणी, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक चैप्टर से है, ऑर्गेनिक चैप्टर जब आपको पढ़ाएंगे तब आप इसमें समझ जाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हो ही गया है। देखिए एसिड, एसिड यूज्ड टू रिमूव of the unreacted silicon oxide during an extraction of amorphous silicon is what, हिंदी पर देते हैं, अक्रिस्टलीय सिलिकॉन के निष्कर्षण के दौरान निष्कर्षणशील सिलिकॉन ऑक्साइड को हटाने के लिए प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है, तो HF है, HF यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो देखिए ये हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल डायरेक्ट रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको याद रखना पड़ेगा कि HF जो है ऐसा एसिड्स है जिसके कारण सिलिकॉन ऑक्साइड से जो है जब हम सिलिकॉन का एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके और से अयस्क से, तो वो सिलिकॉन ऑक्साइड को रिमूव कर देता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, कह रहा है द स्मॉलेस्ट एमोनो एसिड, इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो इसका सभी का आपको फॉर्मूला जाना पड़ेगा, हालांकि इसका मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं, ग्लाइसिन है, लेकिन ग्लाइसिन का फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, C2H5 उसके बाद NO2, इसका ये फॉर्मूला होता है। देखिए तो कार्बन यहाँ पे 2 है, लेकिन अगर एलेनिन का देखें तो ये C3H7NO2 हो जाता है। और इसी प्रकार अगर टायरोसिन का देखें तो क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा C9H11NO3 हो जाएगा। और अगर फिनाइल का देखिए तो C9H11NO2 हो जाएगा। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट बात कर रहा है, तो स्मॉलेस्ट क्या, देखिए कार्बन की संख्या इसी में कम है, ये तो कार्बन 9 हो गया, ये तो 3 हो गया, ये तो 9 हो गया, लेकिन सबसे कम क्या है, यही है। इसीलिए ग्लाइसिन जो इसका सही आंसर है, द स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड, है ना। तो सबसे छोटा जो यही है, इसी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो ही होगा। ये सब थोड़ा सा है ऊपर लेवल का, लेकिन ये सब आपको बुक में वन लाइनर के जैसा क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना, कि आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मीथेन अपने श्रेणी में सबसे ज्यादा छोटा होता है, इसी प्रकार, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मस्त है, जबरदस्त है। ये क्वेश्चन एक रिएक्टिव क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे, द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विथ इथेनॉल in the presence of acid catalyst result in the formation of direct ester। दोस्तों यहाँ पे इथर दिया हुआ, लेकिन स्टर होगा, ठीक है ना, स्टर, ठीक है। क्या कह रहा है, इथेनॉल को जब अम्ल की उपस्थिति के साथ एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया के साथ फलस्वरूप जो निम्नलिखित में किसका निर्माण कराती है, तो वो ये। तो इसका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये अगर डायरेक्टली आप लोग क्लास 10 में देखिएगा तो इसका जो है डायरेक्टली आपका ऐसे मिल जाएगा। स्टर फॉर्मेशन कैसा होता है, जब इथेनोइक अम्ल को हम लोग इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ईस्टर बनता है। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर तो ईस्टर हो जाएगा, लेकिन अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहे तो इथेनोइक एसिड को हम कैसे रखेंगे, देखिए CH3COOH
इसके साथ क्या बोल रहा है, इसके साथ बोला इथेनॉल को हम लोग, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ये इथेनॉल हो गया। इसको अगर एरो देते हैं तो ये रिवर्सिबल होगा। और किसकी उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटालिस्ट, यानी कि कॉन्क कॉन्क H2SO4, H2SO4 है ना, ये कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में ये देता क्या है हमें, तो देता हमें जल और ईस्टर देता है। तो ईस्टर का जो फॉर्मूला इसके में हो जाता है CH3 हो जाता है, उसके बाद COOH, H नहीं C लिखिए, C2H5 और प्लस H2O, तो ये जो हुआ यही ईस्टर है, ठीक है ना, यही ईस्टर है। तो ये हमें मिलता है क्या, CH3COOC2H5, तो इसी को हम लोग ईस्टर कहते हैं। तो ये रिएक्शन जो है आपका 11th और 12th क्लास में मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्ट अगर याद करना है तो 10th क्लास में ये डायरेक्टली बेसिक में दिया हुआ वन लाइनर के जैसा, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको दिया हुआ रहेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है वो फंक्शनल ग्रुप आपको पता है COOH, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, ये आसान था। और क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये, ठीक है, यहाँ तक कर देते हैं। यहाँ पे 98 क्या हुआ, आइडेंटिफाई ट्रू फॉल्स, फिर से एक बार आपको ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे नंबर 1 क्या कह रहा है, बोरिक एसिड यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन आई लोशन। यस, बोरिक एसिड को यूज करते हैं हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में, ये सही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर प्रिवेंट स्कर्वी, तो ये जो है गलत है। स्कर्वी के लिए हम लोग हाइड्रो HF का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक है। लेकिन ये देखिए कॉस्मिक या क्रोमिक एसिड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ग्लासेस। यस, जो हम लोग शीशा को साफ करने के लिए हम लोग क्रोमिक एसिड का उपयोग करते हैं। ये सब वन लाइनर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये सब दिया हुआ है। विनीगर इज यूज्ड एज प्रेजर्वेटिव्स इन पिकल्स, तो यस, ये प्रिजर्वेटिव्स के रूप में मैंने फूड खाना जो है उसको पिकल अचार को जो है वो सुरक्षित रखता है, बहुत दिनों तक आपको मतलब अच्छा से वो रखता है। जैसे दुकान में आपको 100 दिन तक उसको रखना है अचार को, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, तो इसके लिए उसमें विनीगर मिलाया जाता है। देखिए क्वेश्चन हिंदी में, आंखों के लोशन के लिए बोरिक अम्ल का प्रतिरोधी के रूप में कार्य किया जाता है, तो ये सही है। स्कॉर्बी के रोकथाम के लिए हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, तो ये गलत है, नहीं करते हैं। कांच के उपकरण की सफाई के लिए हम लोग क्रोमिक अम्ल का उपयोग करते हैं, तो ये भी सही है। सिरके का अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये भी सही है। तो देखिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक सत्य है, 2 नंबर असत्य है, फिर सत्य है, फिर सत्य है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी घुमा के देगा, तो आपको सभी का डिटेल रखना पड़ेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत आसान नहीं होता, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन का नॉलेज रखना पड़ेगा, तभी आप इस प्रकार के ऑप्शन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो ये था मेरा मुद्दा आपको कहना। अब और 2 क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि कलर से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो द कलर ऑफ फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4, इसका जो है कलर पूछ रहा है, तो ये जो है ग्रीन कलर का होता है, ठीक ना, ये ग्रीन कलर का होता है। तो देखिए कलर पिगमेंट्स पे आप लेबोरेटरी में, लैब में अगर आप किए होंगे तो कलर लैब का बुक में आपको ज़्यादातर ये सब मिलेगा कि इसका कलर क्या होता है, सभी का कलर आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। तो रिएक्शन भी आपको इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन से भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही बस इस सेट का लगाने का मतलब यही था कि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, फिर से वही देखिए कलर वाला क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर कलर चेंजेस, आराम से हो जाएगा, व्हाइट हो जाता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को, है ना, तो वो चूने के पानी के रंग को परिवर्तित कर देता है, सफेद कर देता है ना, व्हाइट हो जाता है। और यही व्हाइट हो जाता है, इसलिए घर में चूना करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए घर में चूना करते हैं, दीवार जो है सफेद हो जाता है ना, तो उसका एक लेप लग जाता है, जिस कारण से वो मतलब सूख के ड्राई होके वो एक कलर छोड़ देता है जो व्हाइट कलर का होता है। तो इसीलिए जब उस पर CO2 प्रवाहित किया जाता है, किस पे,
लाइम वाटर पे, यानी कि बोले जाए तो चूने के पानी में, ठीक है। लाइम वाटर को चूने का पानी कहते हैं, ठीक है ना। चूने का पानी में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पार करते हैं तो वो सफेद हो जाता है। तो ये रहा हम लोग का आज का 60 क्वेश्चन। कल जो देख सकते हैं हम लोग, कल हम लोग क्या है, फोटोट्रोफिक मूवमेंट्स ऑफ ए प्लांट। कल हम लोग बायो है, कल बायो हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में। तो आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करके देखिएगा, है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जितनी भी जानकारी है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एडमिशन तक पूरी तक आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं झारखंड एएनएम जेएनएम या पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कल बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।